पवार ने सत्ता के लिए चल दी ऐसी चाल। महाराष्ट्र की राजनीति में मचा जबरदस्त बवाल। पहले पार्टी छीनी, अब चल दिया माइंड गेम। एक झटके में चली गई पवार की सारी पावर। कभी बिहार की राजधानी पटना जाकर विरोधियों के साथ मोदी को हराने के लिए प्लान बनाने वाले एनसीपी चीफ शरद पवार आज अपनी ही पार्टी में जबरदस्त बगावत से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनके भतीजे अजीत पवार ने एक बार फिर महाराष्ट्र में बड़ा खेल कर दिया। साल 2019 में कभी कुछ घंटों के लिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनवाने वाले अजीत पवार इस बार फडणवीस की सत्ता में ही शामिल हो गए, वो भी पार्टी के ज्यादातर विधायकों के साथ, जिनमें से 9 विधायकों को जहां मंत्री भी बना दिया गया, तो वहीं खुद अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी। छोटे पवार यानी अजीत पवार ने 2 जुलाई को ये सारा खेल कर दिया और एनसीपी के ज्यादातर विधायकों के साथ शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद अब शरद पवार पावरलेस हो गए हैं, यानी उनके पास विधायकों की ताकत नजर नहीं आ रही। लेकिन इसके बावजूद 82 साल के शरद पवार लगता है हार मानने वाले नहीं। इसीलिए उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए 5 जुलाई को मुंबई में एक बड़ी बैठक बुलाई। वाईबी चौहान केंद्र में होने वाली इस बैठक के बारे में महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बताया कि 5 जुलाई को दोपहर 1 बजे बैठक होने वाली और इस बैठक में सभी विधायकों को वापस लौटने का मौका दिया जाएगा। जो लौट कर नहीं आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, फिजिकली भेजा था। आज सुबह उन्होंने मेरे से मुझे फोन उनका आया और उन्होंने कहा कि मुझे ये पिटीशन मिला है, मैं देख के पढ़ के इसके बारे में निर्णय करता हूं। हमने उनको विनती की है कि वो जल्द से जल्द हमें हियरिंग का मौका दे। 40 लोग उनके साथ ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा है कि अभी आज पवार साहब सातारा गए हैं। कल जो शपथ ले रहे थे, शपथ विधि में मौजूद थे, उसमें से काफी लोग एमएलए पवार साहब को मिलने को भी गए हैं। इसीलिए हम किसी को हमारे साथ कितने लोग हैं ये हम समझते हैं 53-9 ये हमारे साथ है। हमें किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए और हम उनको पूरा मौका देंगे वापस आने का। लेकिन साथ साथ में जो नहीं आते हैं, जो पार्टी की लाइन छोड़ के जाते हैं, उनके ऊपर आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो हम इवेंचुअली करेंगे। सारे विधायक आप लोगों के संपर्क में हैं? काफी संपर्क में है, सब नहीं है, काफी संपर्क है। शरद पवार ने 5 जुलाई को इसलिए बैठक बुलाई है क्योंकि वो चाहते हैं कि कम से कम इस बैठक के बहाने ये बात तो साबित हो जाएगी कि कौन शरद पवार के साथ है और कौन अजीत पवार के साथ। क्योंकि जो विधायक और नेता कार्यकर्ता 5 जुलाई को शरद पवार के नेतृत्व में होने वाली बैठक में शामिल होंगे वो शरद पवार के खेमे में रहेंगे और जो नहीं आएंगे वो अजीत पवार के खेमे में रहेंगे। शरद पवार ने इसी रणनीति के तहत 5 जुलाई को एनसीपी नेताओं की बैठक बुलाई। लेकिन शरद पवार की इस रणनीति को मात देने के लिए अब उनके भतीजे अजीत पवार ने भी माइंड गेम खेल दिया है। उन्होंने भी शरद पवार की 5 जुलाई को होने वाली बैठक के दिन ही अपने समर्थकों की बैठक बुला ली। एनसीपी नेता अजीत पवार के आवास के बाहर खड़े पार्टी के नेता उमेश पाटिल ने इस बारे में बताया, एनसीपी की बैठक 5 जुलाई को बुलाई गई है जिसमें सभी कार्यकर्ता आएंगे। ये कार्यकर्ता के ऊपर निर्भर करता है कि वे किस बैठक में शामिल होंगे। अजीत पवार ने भी कार्यकर्ताओं को बुलाया है। वहाँ पे 5 तारीख को 11 बजे हमने मीटिंग बुलाई है, तो सभी एनसीपी के कार्यकर्ता वहाँ पे आएंगे।
दो अलग अलग मीटिंग्स हैं। एनसीपी की कार्यकर्ता असोपेश में रहेगा, कुछ विधायक असोपेश में रहेंगे कि किसे वाईबी चौहान जाना चाहिए पवार साहब की मीटिंग में और किसे एमईडी की मीटिंग में जाना चाहिए, तो कैसे स्पष्ट होगा? ऐसा है कि इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये कार्यकर्ता के ऊपर निर्भर है कि वो कौन सी मीटिंग अटेंड करेगा। कार्यकर्ताओं को पूरी मुभा है, कार्यकर्ताओं को बुलाया है, अजीत दादा का निमंत्रण है उनको। वो मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ता, सभी आमदार, सभी एमएलए जो उस मीटिंग में बुलाए हैं वो सब आ जाएंगे। पार्टी के विधायक दल के नेता अजीत दादा है, विप भी आपके पहले से मौजूद है अनिल पाटिल जी, लेकिन नए विप और नए विरोधी पक्ष नेता का अपॉइंटमेंट किया है जयंत पाटिल ने, तो इसे आप एक विधायक होने के नाते कैसे देखते हैं, लीगली कैसे कहाँ स्टैंड करता है? ये सब जो है ना, ये अधिवेशन में सभागृह में डिसाइड होगा। सबसे ज्यादा विधायक जिस गुट के पास रहेंगे उसका विरोधी पक्ष का नेता होगा। लेकिन शरद पवार साहब ने कल स्पष्ट कर दिया था कि उनके आशीर्वाद से ये सब कुछ नहीं हुआ है, तो ऐसे में फिर आपकी वैधता पर सवाल खड़ा होता है कि एनसीपी कौन वो है या ये पवार साहब ने जो भी कहा है उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि उतनी हमारे औकात नहीं है। हम समझते हैं कि पवार साहब हमारे लिए भगवान है, और वो अगर कुछ भी कहते हैं, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो घर में हमारे अगर बड़े बुजुर्ग हमको कुछ डांटते कहते हैं तो हम उस पर, हमारा संस्कार ये है कि उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उनको वो कहते हैं, हम सुन रहे हैं। एनसीपी पर पूरी तरह से कब्जे का मन बना चुके अजीत पवार ने 5 जुलाई को ही जहां पार्टी की बैठक बुला ली, तो वहीं चुनाव आयोग के सामने पार्टी के नाम और निशाने पर भी दावा ठोक दिया। अजीत पवार का दावा है कि 54 विधायकों में से 40 विधायकों और 6 एमएलसी का समर्थन उनके पास है। तो वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने भी पलटवार करते हुए कह दिया कि ये जनता तय करेगी कि एनसीपी किसकी है। एनसीपी में कौन उनके साथ है और कौन नहीं, ये अभी देखना बाकी है। वैसे अगर अजीत पवार के दावे के मुताबिक वाकई उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है, तो फिर ये बात साफ है कि अगर दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान लागू हुए तो उनके समर्थक विधायकों की सदस्यता बच जाएगी। अब ये देखने वाली बात है कि अजीत पवार के साथ कितने विधायक आते हैं और कितने विधायक शरद पवार के साथ जाते हैं। बहरहाल महाराष्ट्र में हो रहे इस सियासी खेल के पीछे किसका हाथ है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत सालों से 1984 के बाद, ठीक तरह से सुनो, 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं। अलग अलग गुट को एक करके देश को चलाने की कोशिश की गई, लेकिन 9 साल आपने देखे होंगे, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का नेतृत्व में आज देश काम कर रहा है। वो बाहर भी पॉपुलर है, यानी अब्रॉड, बाहर अगर कोई भी देश में जाते हैं अपने भारत की तरफ से, तो सब उनको सपोर्ट देते हैं, सब उनको बहुत अच्छा नेतृत्व ऐसे बोलते हैं, और ऐसा होते हुए उनका भी काम चालू है। और ये काम करते वक्त आपने भी देखा वंदे भारत ट्रेन हो या अलग अलग बहुत से कुछ रोड्स हो, नेशनल हाईवे के जो कुछ काम हुआ है या 9-10 साल में, वह जो अगर आपने देखा बाकी की डेवलपमेंट के बारे में, ऐसे सब ठीक तरह से चालू है। और सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं, अपने अपने स्टेट का देते हैं। एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे, तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहाँ के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं, और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो
सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है।